ऑल राइट। आज हम क्या करने लगे हैं, आज हम देखने लगे हैं 12 नंबर का क्वेश्चन जो P3 में आता है। तो इससे पहले कि मैं 12 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं, आपको पहले मैं थोड़ी सी हमें केस स्टडी ना यहाँ पढ़ ले तो बेहतर है, ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। ज्यादा नहीं, थोड़ी सी। तो वो मैं पढ़ देता हूँ। यहाँ से ये डेवोनाइस लिमिटेड DL लिखा हुआ है ना, ये स्पेसिमेन पेपर ही है। तो गैब्रियल रोमाना फाउंडेड DL in 2012 in country Y. He used his savings to develop Devonize, a luxury ice cream brand made from the natural ingredients. तो ये इंपॉर्टेंट है कि उसने अपनी सेविंग इस्तेमाल की और वो नेचुरल इंग्रेडिएंट से आइसक्रीम बनाता है, लग्जरी आइसक्रीम। तो ये यूएसपी है। अच्छा, DL स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग आइसक्रीम इन अ स्मॉल फैक्ट्री इन 2013, यानी कि छोटा बिजनेस था 2013 में। ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रोथ को देख लेते हैं। DL has grown rapidly. Gabriel has increased the product range with new flavors of ice cream. In 2016, DL opened its second factory and its first Devonice ice cream shop in country Y. अब उसने shops भी खोलना शुरू कर दी और new flavors भी ऐड कर रहा है। अच्छा, at present most sales are made to the supermarket in country Y. अच्छा, वो डायरेक्ट सेल नहीं करता, अभी तक वो सुपर मार्केट के थ्रू जो है ना वो सेल कर रहा था। अब वो अपनी शॉप के थ्रू सेल करना चाह रहा है। हाउएवर, गैब्रियल हैज प्लान्स टू ओपन मोर आइसक्रीम शॉप्स। ठीक है, वो और खोलना चाह रहा है, क्योंकि अभी तक उसकी पहली एक शॉप खोली थी जिसके थ्रू आइसक्रीम बेचता था। अब उसने कहा सुपर मार्केट को छोड़ो, अपनी शॉप्स के थ्रू बेचो। ही इज ऑल्सो कंसिडरिंग सेलिंग DL फ्रेंचाइज एग्रीमेंट्स टू इंक्रीज एक्सपोर्ट सेल्स। अच्छा, एक्सपोर्ट भी करना चाह रहा है ज्यादा, उसके लिए फ्रेंचाइज की भी बात कर रहा है। ओके। Gabriel enjoys being in control of the business and intends to maintain a centralized structure. अच्छा, यानी कि कंट्रोल उसका है, तो सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर चलता है यहाँ पर। और वो क्या होता है, जिसमें सारी पावर्स टॉप पर होती हैं, आपको पता है। मैनेजर्स ऑफ द फंक्शनल डिपार्टमेंट्स रिपोर्ट डायरेक्टली टू गैब्रियल एंड ही मेक्स ऑल मेजर डिसीजन। ये कल भी इस पे बात हुई थी, पढ़ाना मैंने ये था प्रोडक्शन लाइन प्रोजेक्ट, क्योंकि इसी पे सवाल हमने अटेम्प्ट करना है। अच्छा, अब वो क्या है जी, प्रोडक्शन लाइन प्रोजेक्ट। DL has two factories operating 24 hours a day. In total, there are 5 production lines and 200 workers able to produce 30 million liters of ice cream per year. मेरी आवाज आपको सही आ रही है? कोई यस बताए? सर। अच्छा, ओके। तो अच्छा, वो क्या कह रहे हैं जी, 5 प्रोडक्शन लाइंस होंगी, 200 प्रोडक्शन वर्कर्स रख रहे हैं, जो कि 30 मिलियन लीटर्स ऑफ आइसक्रीम बनाएंगी पर ईयर। अच्छा, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज करंटली 90%। इसका क्या मतलब है कि उसकी जो कैपेसिटी है, कोई बच्चा बता सकता है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 90% है, इसका क्या मतलब है? बता सकता है कोई? नहीं। इसका मतलब है कि उसकी जितनी भी कैपेसिटी है उसका 90% यूज हो रहा है। उसके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उसका 90% यूज हो रहा है। इसका मतलब है डेंजर है कि कैपेसिटी फुल हो जाए और वो और ज्यादा डिमांड को केटर ना कर सके। क्यों? क्योंकि उसके पास कैपेसिटी जो खत्म हो रही है। अच्छा, टू इंक्रीज कैपेसिटी, वही बात कर रहा है, एंड फ्लेक्सिबिलिटी, कि जब चाहे डिमांड, जब चाहे प्रोडक्शन बढ़ा दे। गैब्रियल इज कंसिडरिंग इन्वेस्टिंग इन कंप्यूटराइज्ड प्रोडक्शन लाइंस। उसने क्या, हम कंप्यूटराइज्ड प्रोडक्शन लाइन में इन्वेस्ट करेंगे, ताकि अगर डिमांड अचानक बढ़े तो उसको भी कवर कर ले और आप कैपेसिटी को भी बढ़ा सकें। अच्छा, गैब्रियल वांट्स हिज प्रोजेक्ट कंप्लीटेड विद इन 20 वीक्स इन टाइम फॉर द समर सीजन। वो ये चाहता है कि ये प्रोजेक्ट 20 हफ्तों में पूरा हो जाए, क्योंकि आगे गर्मियां आ जाएंगी तो फिर आइसक्रीम की डिमांड ज्यादा होती है। तो अगर डिले हो गया प्रोजेक्ट, तो फिर समर सीजन की डिमांड, वो जो डिमांड होगी वो पूरा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो तो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में लगे होंगे। अच्छा, ओके। अब मैं आगे जा रहा हूँ, इतना ही पढ़ना था मुझे। तो अब मैं आपको सवाल दिखा दूं, ये सवाल है ना, evaluate whether DL should go ahead with the production with the proposed production line project। क्या उसको ये जो प्रोडक्शन लाइन प्रोजेक्ट है ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अच्छा, इसका आप जरा हम आंसर देखते हैं, स्पेसिफिन। अच्छा, आंसर से पहले हम पहले इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है, तो ऑफ कोर्स 2 नंबर इसमें नॉलेज के हैं, लेकिन लेवल 2 आपको अचीव करना है।
ठीक है, याद रखिए कल हमने 8 मार्क का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, उसमें भी 2 नंबर थे नॉलेज के, लेकिन लेवल 1 के, यानी कि आप डेफिनेशन वगैरह दे देते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन वगैरह देने से 2 नंबर नहीं मिलने, क्योंकि वो लेवल 1 होता है। यहाँ लेवल 2 के 2 नंबर है, ठीक है, टफ कर दिया हमने। अच्छा, फिर 2 नंबर एप्लीकेशन के आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है, लेकिन वो भी लेवल 2, यानी कि आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन को मेंशन नहीं करना केस की, उसको अपनी डेवलपमेंट में इस्तेमाल भी करना है। अभी देखते हैं हम। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी आगे 2 नंबर एनालिसिस की है इसमें। अच्छा, एनालिसिस भी जो है वो लेवल 2 है, और वो क्या होती है लेवल 2 एनालिसिस, कि आपने पॉइंट को डेवलप करते हुए सिर्फ एक इम्पैक्ट नहीं बताना, एक से ज्यादा इम्पैक्ट बतानी है, यानी कि चेन ऑफ एनालिसिस। उसके बाद आपके पास आ जाता है सबसे मुश्किल पार्ट, वैल्यूएशन वाला। उसके 6 नंबर है, होते हैं 12 वाले में, ठीक है, और उसमें आता है लेवल 3, कि मैंने अभी एसी क्लास में बताया। एवेल्युएशन के क्वेश्चन जो आपके A2 में है, यानी कि P3 और P4 में, ये 2 जगह पर आते हैं। P3 में सिर्फ 12 वाले क्वेश्चन में एवेल्युएशन आती है, और P4 में 20 नंबर वाले क्वेश्चन में एवेल्युएशन आती है। तो P4 में तो होते ही 20 नंबर वाले क्वेश्चन है 2, तो उसमें भी एवेल्युएशन आती है, और 12 वाले में जो P3 का होता है इसमें भी आती है। लेकिन जब भी एवेल्युएशन आएगी इन 2 क्वेश्चन में, आपको लेवल 3 ही अचीव करना है। लेवल 2 अचीव करेंगे तो आपको 6 नंबर वैल्यूएशन के कभी भी नहीं मिलेंगे, ठीक है, यानी कि नॉलेज का तो लेवल 1 भी होता है ना, कई क्वेश्चन में लेवल 2, वो एप्लीकेशन का भी लेवल 1 होता है, इसी तरह एनालिसिस के भी लेवल 2 हो जाते हैं। कहां पर? P1 P2 में, जो आपने पहले दिया हुआ है, जिन्होंने दिया हुआ है। लेकिन वैल्यूएशन का लेवल 3 ही होता है हमेशा, उससे नीचे नहीं जाते। अच्छा, अब ये मैं कुछ बच्चों को जरा एडमिट कर लूं, ये वेट कर रहे हैं, 1 मिनट, कर दिया मैंने। ऑलराइट, तो अब इसका मतलब, अब ये दोबारा बता रहा हूँ लेवल 3 कैसे अचीव होगा। पहले आप ये ध्यान में बना लो, लेवल 1 वेरिएशन क्या होती है? वो होती है आपने लिमिटेड सी वेरिएशन की है, पॉइंट को ज्यादा डेवलप नहीं किया, बस एक स्टेटमेंट लिख दी कि मेरे ख्याल में ये यानी कि अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये प्लान गो अहेड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये लेवल 1 की है, एक आधी लाइन लिख दी, ठीक है। लेवल 2 क्या है? आपने डेवलप किया, पॉइंट को डेवलप किया कि ये प्रोजेक्ट गो अहेड करना है, और क्यों करना है, इसकी क्या वजह है, क्या रीजन है, इंपॉर्टेंस बताइए, ठीक है जी। ये लेवल 2 है, कॉन्टेक्स्ट डाल देंगे तब भी। अच्छा, लेवल 3 में क्या करना है आपने? लेवल 3 अगर कॉन्टेक्स्ट नहीं है तो लेवल 3 नहीं आएगा। चेन नहीं बनी, अगर चेन नहीं बनी हुई, आर्गुमेंट नहीं है, लेवल 3 नहीं आएगा। और अगर आपने वे अप नहीं किया अपने आर्गुमेंट्स को कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आपने ऊपर जो भी बात की है वे अप करना पड़ेगा, तो फिर लेवल 3 पे पहुंचेंगे। अभी देखते हैं इसने लेवल 3 पे गया है कि नहीं गया। नहीं गया तो फिर मैं आपको फिर डेमोन्स्ट्रेट कर दूंगा किसी एग्जाम्पल से बाद में, अभी नहीं। अभी तो हम इसको क्वेश्चन को ही देखना है, और देखते हैं कि लेवल 3 अचीव कर पाता है या नहीं कर पाता। अच्छा, अब ये हमने वैल्यूएशन की तो बात कर ली, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में वो कह रहा है, 1 मिनट, ये सुन नहीं रहा। DL should consider a range of quantitative factors and qualitative factors when deciding whether to go ahead with the proposed production line project। वो कह रहा है जी quantitative factors भी देख रहे हैं, यानी कि sales, cost, profit, और qualitative भी, कि उसका impact क्या पड़ रहा है ओवरऑल, जैसे कि environment पे या employees पे या customers पे, जो भी है। अच्छा, quantitative factors include the results of investment appraisal techniques such as net present value, ARR, and payback, ठीक है, ये बात हो रही है। और qualitative factors include how the customers and employees might be affected by the investment। ये मैंने आपको बता दिया कि कस्टमर या एम्प्लॉइज उससे क्या, उन पे क्या इम्पैक्ट आता है, अच्छा कि बुरा। अब मुझे कोई बताए, ये जो सारा बताया, क्या इसके अंदर इसमें ये कहीं बताया है कि आपके जो जो प्लान है आपका प्रोडक्शन लाइन प्रोजेक्ट के हवाले से कोई बात की है? कोई बताएगा मुझे? प्रोडक्शन लाइन प्रोजेक्ट के हवाले से कोई बात नहीं हुई, इसका मतलब है कि क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया जा रहा, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? आप सिर्फ नॉलेज शो कर रहे हैं यहाँ पर, क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे, नॉलेज शो कर रहे हैं आप, बिल्कुल। क्योंकि लेवल 2 नॉलेज तब होती है जब आप अपने पॉइंट को डेवलपमेंट में इस्तेमाल करते हैं।
और डेवलपमेंट क्या होती है? जब आप इम्पैक्ट दिखाते हैं एक सेंटेंस का दूसरे पे, दूसरे का तीसरे पे, ठीक है? तो वो यहाँ पर कहीं भी नहीं है, सिर्फ क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव फैक्टर्स के बारे में उसने सिलेबस की नॉलेज को शो किया। तो मैं क्या करूंगा, ये सारे का सारा जो है ये है नॉलेज, ग्रीन से कर दिया मैंने ना, कल भी ग्रीन ही सवाल कर रहा था। और कौन सा लेवल है? कोई बच्चा बता सकता है कौन सा नॉलेज है, कौन सा लेवल है नॉलेज का? अभी बता दिया मैंने ना, लेवल 1, ठीक है, लेवल 1 नॉलेज, क्योंकि इसमें नॉलेज को डेवलपमेंट में इस्तेमाल नहीं किया। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि लेवल 2 क्या हो सकता है नॉलेज का? वो अगर ये कहता है जी कि ARR जो है प्रपोज प्रोडक्शन लाइन प्रोजेक्ट का वो बड़ा ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब है प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगी। तो ये अब ये क्या हुआ, मैंने अपनी नॉलेज को इस्तेमाल किया। मैं बता रहा हूँ कि ARR चूंकि प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताता है, तो बिजनेस को प्रॉफिट को भी देखना है क्योंकि शेयर होल्डर्स को खुश करना है। ये मैं नॉलेज को फर्दर आगे डेवलप कर रहा हूँ, लेके जा रहा हूँ, ये लेवल 2 बन जाएगा। मगर यहाँ ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, आगे चलते हैं। तो पे बैक इज द टाइम टेकन टू रिटर्न द इन्वेस्टमेंट, ये क्या है? कोई बताएगा मुझे? पे बैक इज द टाइम टेकन टू रिटर्न द इन्वेस्टमेंट, ये क्या है? कोई बच्चा? लेवल 1 नॉलेज। वेरी गुड, लेवल 1 नॉलेज। उसने नॉलेज शो की है यहाँ पर, लेकिन मैं अभी लेवल 1 लिखूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे देखना है कि क्या कहीं इसने इस नॉलेज को आगे डेवलपमेंट में इस्तेमाल तो नहीं किया। अगर उसने नहीं किया तो फिर ठीक है, और अगर किया है तो फिर हम फिर हम अभी वेट करते हैं। अच्छा, अब आगे क्या है? द पे बैक पीरियड इज 3 years exactly, and this is at least 2 years before the production line equipment is at the end of its useful life. अच्छा, अब ये इसने कहाँ से इस्तेमाल किया? अब ये ध्यान में रखो आप, ये ना क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये पीछे ऊपर क्वेश्चन है, पार्ट है दो। क्या? एक पार्ट में पे बैक निकाला हुआ है और एक पार्ट में एनपीवी निकाला हुआ है। तो अगर आप पिछले पार्ट्स में जो आंसर है उसको इस्तेमाल करेंगे तो ये भी एप्लीकेशन ही है ना, कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो केस से रिलेटेड ही होगी ना। अगर आप इन आंसर को इस्तेमाल करेंगे तो ये भी एप्लीकेशन। अच्छा, तो इसी की बात कर रहे हैं। मैं वापस चलता हूँ स्पेसिफिक क्वेश्चन के ऊपर। हाँ जी, तो पे बैक पीरियड इज 3 years। ये ऊपर निकाला हुआ है, ठीक है। पहले ये कोई सवाल अटेम्प्ट नहीं करे ना, पे बैक 3 years आता है, तो 3 years आता है, and this is at least 2 years before the production line equipment is at the end of its useful life। अच्छा, और ये भी है कि ये जो प्रोडक्शन लाइन है ना, ये कितनी देर तक फायदा दे रही है? 5 साल तक फायदा देगी। ये शायद लिखा भी हुआ है यहाँ पर कहीं केस के अंदर, यहाँ पे है। अच्छा, केस में बहरहाल आपको बता रहा हूं मैं, इसकी यूजफुल लाइफ का मतलब होता है कि आपका प्रोजेक्ट आपको कब तक फायदा देगा, और वो ये है। ये आपको दिखा रहा हूं सिर्फ, ये उन्होंने दिया हुआ है प्रोडक्शन लाइन प्रोजेक्ट का पूरी रिटर्न। बहरहाल हमने चूंकि सवाल हमने ये अटेम्प्ट नहीं करना कि एनपीवी निकालें, हम सवाल को और अटेम्प्ट करें, लेकिन आपको दिखाना है कि वो दिखा रहा है कि आपको पहले साल $2.5 मिलियन आपने खर्च किया। ये आपकी इनिशियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। पहले साल $0.5 मिलियन आ रहा है, दूसरे साल $0.8 मिलियन आ रहा है, तीसरे साल 1.2, चौथे साल 1.5, पांचवें साल 1.5। तो ये 5 साल तक आपको बेनिफिट दे रही है। इसका मतलब इसकी यूजफुल लाइफ 5 साल है, ठीक है। और पे बैक कितना है? 3 साल। इसका मतलब है कि आप 2-3 साल तक पे बैक, यानी कि आपकी जो इनिशियल कॉस्ट है वो कवर हो जाएगी। पे बैक यही होता है ना, पे बैक बताता है कि आप अपनी जो इनिशियल कॉस्ट है वो कब कवर करेंगे। तो वो कह रहे हैं 3 साल, तो उसके बाद 2 साल आगे आपको प्रॉफिट ही होना है फिर तो, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उसी की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो द पे बैक पीरियड इज 3 years exactly, and this is at least 2 years before the production line equipment is at the end of its useful life। तो ये क्या है? ये है एप्लीकेशन। अभी डेवलप किया कि नहीं किया, देखते हैं आगे। आगे चलते हैं। अच्छा, दिस मीन्स, अब ये दिस मीन्स का मतलब क्या है? इसका मतलब है अब ये बच्चा इम्पैक्ट दिखाने लगा है, और अगर ये बच्चा इम्पैक्ट दिखाने लगा है तो इसका मतलब है कि डेवलपमेंट शुरू हो गई, ठीक है ना जी। अब देखते हैं, दिस मीन्स that for the final 2 years the production line will effectively be making profit for DL। ये बता दिया ना भाई, अगर 3 साल का पे बैक है और 5 साल तक आपको रिटर्न आने हैं, तो 3 साल के बाद जो रिटर्न आएगा वो तो आपका प्रॉफिट ही है, ये कह रहे हैं ना वो। अच्छा, a relatively quick feedback payback is beneficial for DL।
अच्छा, वो बता रहा है कि अगर क्विक पे बैक है, जारी बात है 3 साल में कवर हो रहा है, तो वो कह रहा है बेनिफिशियल है। अच्छा, कैसे बेनिफिशियल है, इम्पैक्ट बताएं। एज ये आ गया कनेक्टिव, एज इट रिड्यूसेस द प्रेशर ऑन कैश फ्लो। ठीक है, कि कैश फ्लो की प्रॉब्लम नहीं आती ना आपको, क्योंकि आपको रिटर्न आना शुरू हो, आपको प्रॉफिट जल्दी जो कवर होगी आपकी कॉस्ट। अच्छा, which may be important as DL has further plans for expansion which also require funds। क्योंकि DL फर्दर प्लानिंग कर रहा है और एक्सपैंड करने की, तो इसका मतलब है उसके लिए ये यूजफुल है। ठीक है, अच्छा क्या यूजफुल है इसको छोड़ देते हैं। अब ये क्या हुआ, उसने क्या किया, कोई बताएगा मुझे। उसने जो नॉलेज शो की है पे बैक की, उसने पे बैक की इंपॉर्टेंस बता दी बिजनेस के लिए, पे बैक की इंपॉर्टेंस बता दी बिजनेस के लिए। तो ये क्या हुआ, अब आप अगर गौर करो तो नॉलेज डेवलप हो गई। ठीक है, ये सारी नॉलेज। अच्छा, क्या इसमें हमें इम्पैक्ट नजर आ रहा है पे बैक की, अगर मैं बात करता हूं तो पे बैक का इम्पैक्ट हमें कहां कहां नजर आ रहा है, जरा गौर करो। उसने कहा जी पे बैक अगर कम होगा तो बिजनेस को कैश फ्लो की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, बस आगे विच मे बी इंपॉर्टेंट की बात कर रहा है। तो मैं अगर ये कहूं कि ये जो दिस मीन्स वो 2 साल में जो है ना उसको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, द प्रोडक्शन लाइन विल इफेक्टिवली बी मेकिंग प्रॉफिट, ये इफेक्ट है ना यहां तक। अच्छा, ये तो हमारा हो गया एनालिसिस, क्योंकि इम्पैक्ट बता रहा है। अच्छा, आगे जो कह रहा है रिलेटिवली क्विक फीडबैक इज बेनिफिशियल एज इट रिड्यूसेस द प्रेशर ऑन कैश फ्लो, ये भी इम्पैक्ट बता रहा है। लेकिन क्या ये जो पीछे बात कर रहे हैं कि इफेक्टिवली भी मेकिंग प्रॉफिट, इसको आगे लेके जा रहा है? नहीं, ये नहीं बात कर रहा ना। आपने कहा कि आपको 3 साल में पे बैक पूरा होगा, उसके बाद प्रॉफिट शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट को आगे लेके जाओ ना, कि प्रॉफिट जो है उसको आप फर्दर एक्सपेंशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या वो ओनर्स को सेटिस्फाई करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, या वो बिजनेस की सक्सेस को शो कैरी ऑन करें। नहीं किया, कैरी ऑन नहीं किया। इसका मतलब है कि आप जो है आपने एनालिसिस किया, बिल्कुल किया, लेकिन कौन सा एनालिसिस, लेवल 1। इम्पैक्ट तो नजर आ रहा है आपके सर, आगे भी तो है बताया, वो आगे कोई और बात कर रहा है, लेवल 1 एनालिसिस। अच्छा, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि ये जो नॉलेज शो हुई है, ये नॉलेज कौन सी है बताएं, लेवल 1 है कि लेवल 2 है? उसने जो पे बैक मेंशन किया जी, हाँ जी, आपकी आवाज ना कट रही थी, लेवल 2 है। क्यों, बिल्कुल लेवल 2 है नॉलेज, क्योंकि उसने जो ऊपर नॉलेज शो की है पे बैक की, मेंशन किया ना पे बैक मेथड एक होता है। हाँ जी, तो लेवल 2 नॉलेज है, क्योंकि डेवलपमेंट में इस्तेमाल कर दिया ना उसने, आंसर देने में इस्तेमाल कर दिया कि पे बैक का फायदा क्या होगा, ये डिसाइड करते हुए कि पे बैक के ये प्रोडक्शन लाइन प्रोजेक्ट को लेना चाहिए कि नहीं हम, तो उसको डेवलपमेंट में इस्तेमाल कर रहा है, लेवल 2 है। और अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं तो एप्लीकेशन भी क्या लेवल 2 है, नजर आ रही है कि नहीं? क्या उसने एप्लीकेशन को 3 साल की मान लिया है, उसके बाद उसे क्या हो रहा है जी, उससे प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब है लेवल 2 एप्लीकेशन भी आ रही है। ठीक है ना, लेवल 2 एप्लीकेशन आ रही है। अच्छा, अगर हम इसको नॉलेज की बात कर लें, क्योंकि पे बैक पीरियड 3 साल का था, तो 3 साल को आगे लेके नहीं गया, मैं इसको सॉरी लेवल 1 नहीं करूंगा। क्यों, क्योंकि एप्लीकेशन थी 3 साल, पे बैक नहीं। पे बैक नॉलेज है, तो नॉलेज को उसने डेवलप किया है, पे बैक को उसने 3 साल को नहीं कहीं कहीं भी लेकर गया। अगर वो ये कहता है कि 3 साल में कवर हो जाएगी, तो बाकी जो 2 साल है उसमें रिटर्न इतना आ रहा है, तो टोटल प्रॉफिट इतना होगा, यानी कि नंबर्स में जाता। ठीक है, क्वांटिटेटिव टर्म में बताता कि इतना प्रॉफिट होगा, तो फिर आप एप्लीकेशन में चले जाते, वो डेवलप हो जाती। तो ये नहीं गया, तो लेवल 1 पे रह गया। आगे उसने नॉलेज को जरूर डेवलप किया, ये एनालिसिस नॉलेज को डेवलप कर रहा है, एप्लीकेशन को नहीं। अच्छा, अब एनालिसिस हो गया, फिर आगे रिलेटिवली क्विक फीडबैक इज बेनिफिशियल, क्योंकि उससे कैश फ्लो पे प्रेशर कम पड़ता है। अच्छा, मान लिया ये ठीक है। क्विक पे बैक क्यों जरूरी है, एक बात उसने की है, उससे कैश फ्लो पे प्रेशर कम पड़ता है, क्योंकि आपके पास जब जल्दी रिटर्न आ जाएगा तो फिर आपको कैश रन आउट नहीं होगा ना। ये इम्पैक्ट नंबर 1, ये नई बात की उसने, इम्पैक्ट नंबर 1। आगे विच मे बी इंपॉर्टेंट, ये क्या बात हुई,
इंपॉर्टेंट कि उसने आगे एक्सपेंशन करनी है। इसका मतलब ये आगे भी एप्लीकेशन मौजूद है, ठीक है, आगे जो है वो एप्लीकेशन तो मौजूद है, लेकिन आगे जो लेवल 1 है, जो एनालिसिस है, वो दोबारा लेवल 1 पे रह गया, वो आगे नहीं जा सकता। ये आपको समझ आ रही है ना बात की? क्योंकि उसने इम्पैक्ट एक ही दिखाया, आगे वो गया ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको भी लेवल 1 एनालिसिस में ही ले लेंगे। अच्छा, अगर क्विक पे बैक है तो ये नॉलेज में भी आ रहा है, याद रखो ये नॉलेज भी डेवलप हो रही है, ठीक है, ये नॉलेज भी है, क्योंकि आपको दोबारा बता रहा हूँ, नॉलेज डेवलप कब होती है, जब नॉलेज को एनालिसिस में इस्तेमाल करते हैं, तो मैं इसलिए कलर करता जा रहा हूँ। अच्छा, तो ये भी एनालिसिस है, ठीक है, और नॉलेज भी डेवलप हो रही है इसके अंदर, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इम्पैक्ट एक ही है, और इम्पैक्ट क्या है, कैश फ्लो का प्रॉब्लम नहीं आएगा, आगे कोई आगे इम्पैक्ट है ही नहीं। लेवल 1 एनालिसिस, ठीक है जी, यहां तक पहुंच गए, आगे चलते हैं। आगे, डीएल शुड कंसिडर द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। लो जी, एक और बात कर दी, ये क्या है जी, कौन बताएगा? ये है नॉलेज। लेवल 1 है कि लेवल 2 है, अभी देख लेते हैं, आगे पढ़ते हैं, लेकिन इसको तो हम ग्रीन कर सकते हैं ना कि ये नॉलेज है। अच्छा, द अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न इज 24%। ये ऊपर निकाला होगा ना, मतलब आपको दिखा देता हूँ, ये उन्होंने यहाँ पर ARR, ये सवाल था ना ये वाला, ये तो उन्होंने यहाँ पर ये अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न नहीं निकाला, ये निकाला दिया होगा उन्होंने फिर वहां पर क्वेश्चन में। अच्छा खैर, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न इज 24%, ठीक है जी। तो ये क्या कर रहा है, ये जो उसने शो किया आगे, दिस शुड बी कंपेयर्ड to any criterion rate that DL uses for investment or its current return on capital employed to give an idea of whether the investment is worthwhile. अच्छा, ये मैं समझा देता हूँ, ये लिख क्या रहा है, वही कह रहा है कि आपके पास अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न अगर 24% है, तो आप इसको कंपेयर करेंगे अपने क्राइटेरियन रेट से। वो क्या होता है कि कोई भी बिजनेसमैन क्या चाहता है कि इससे कम मैंने रिटर्न नहीं लेना, उसे बोलते हैं क्राइटेरियन रेट। तो वो इसको कंपेयर कर सकता है क्राइटेरियन रेट के साथ, ठीक है, क्राइटेरियन रेट से कंपेयर करेगा तो क्या होगा, ऑफ कोर्स वो बता सकता है कि ये प्रोजेक्ट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो ये अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न इज 24% है, ये क्या चीज है, ऑफ कोर्स ये है एप्लीकेशन, ठीक है, क्योंकि वो फिगर मेंशन की हुई है ना केस में, क्या निकाली है। अच्छा, अब ये जो कह रहे हैं इसको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, और ये देख सकते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट वर्थवाइल है कि नहीं। ये क्या किया इसने, अगेन एनालिसिस दिखाया है। एनालिसिस क्या है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का इम्पैक्ट दिखाया, कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से ये पता चलता है कि इन्वेस्टमेंट वर्थवाइल है कि नहीं। इसका मतलब है कि ये एनालिसिस तो है, ठीक है, लेकिन अगेन ये ग्रीन कर दिया मैंने। अच्छा, ये एनालिसिस तो है, कोई शक नहीं है इसके अंदर। एक मिनट, अच्छा, यहां से ये एनालिसिस है, बिल्कुल एनालिसिस है, लेकिन इसमें इम्पैक्ट एक ही है। तो मैं इसको पिक तो कर रहा हूँ एनालिसिस, लेकिन और आप देखो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नॉलेज थी, तो नॉलेज को डेवलपमेंट में इस्तेमाल किया कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फायदा क्या हो रहा है। इसका मतलब है कि नॉलेज तो भाई बन गई लेवल 2, लेवल 2 नॉलेज, ठीक है जी, ये लेवल 2 नॉलेज आ गई। अच्छा, और जो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न दिया 24%, इसका तो कुछ नहीं किया ना, सिर्फ लिखा है अकाउंटिंग रेट 24% है, तो 24% का क्या मतलब है, कुछ नहीं पता, यानी कि इसको डेवलपमेंट में इस्तेमाल नहीं किया गया। इसका मतलब है कि ये जो है वो आपकी लेवल 1 एप्लीकेशन है, ठीक है जी। हम वो लिख देते हैं यहाँ पर, लेवल 1 एप्लीकेशन, ठीक है जी, ये आ गए। अच्छा ओके, अब हमें तो अब नीचे, क्योंकि इम्पैक्ट एक ही है, तो ये भी लेवल 1 एनालिसिस है, ठीक है जी, लेवल 1, क्योंकि इम्पैक्ट एक है, लेवल 1 एनालिसिस, ठीक है। अच्छा, ये बात हो गई, और ये जो एनालिसिस किया हुआ है इसके अंदर कोई कॉन्टेक्स्ट भी नहीं है, आपको नजर आ रहा है ना,
कॉन्टेक्स्ट भी कोई नहीं है एनालिसिस के अंदर, लेवल 1 ही होता है। अच्छा आगे चलते हैं, हमने जब भी कर ली बात, अब आगे क्या है जी, तीसरी बात, अभी इसने एक क्या इस्तेमाल किया, पे बैक, एक इस्तेमाल किया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अब तीसरा आ गया, वो आर्गुमेंट बना रहा है, ठीक है। द नेट प्रेजेंट वैल्यू appraisal also supports the investment and the sum of the discounted cash flow is greater than the capital cost. ये को बताएगा क्या है ये, कोई बच्चा बता सकता है ये क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये जो मैं कर रहा हूं, ये क्या है? नहीं पता? अच्छा एक तो बात कि इसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, तो नॉलेज तो नजर आ रही है, नेट प्रेजेंट वैल्यू का इस्तेमाल हो रहा है और आगे उसको इस्तेमाल भी किया जाएगा, अभी बताता हूं। लेकिन इसमें एक चीज है, ये नॉलेज तो है नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, ये बिल्कुल नॉलेज है। क्यों, कौन सी नॉलेज है बाद में बात करते हैं, लेवल 1 है कि लेवल 2 है, लेकिन वो कह रहा है ऑल्सो सपोर्ट्स द इन्वेस्टमेंट। ये क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एड्रेस कर रहा है भाई। वो सवाल यही है ना, सवाल क्या है गौर करो, सवाल है कि क्या डीएल को गो अहेड करना चाहिए प्रपोज प्रोडक्शन लाइन प्रोजेक्ट के साथ, तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है नेट प्रेजेंट वैल्यू सपोर्ट कर रही है, मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, आ रही होगी, क्योंकि ऊपर वाला सवाल यही है ना, आपको बताया था ऊपर वाले सवाल में नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी, वो पॉजिटिव आ रही है, तो वो कह रहा है जी ये सपोर्ट कर रहा है किसको, इन्वेस्टमेंट को, तो ये तो आंसर दे रहा है ना, क्वेश्चन की स्टेटमेंट का आंसर दे रहा है, इसका मतलब है ये वैल्यूएशन है। उसने यहाँ पे कहीं पे भी डाल दो, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एड्रेस कर रहे हैं अगर, तो वो वैल्यूएशन, ये वैल्यूएशन बॉडी आ गई ना, बॉडी में कर रहा है वैल्यूएशन, अपने एक आर्गुमेंट जो वो बताना चाह रहा है। अच्छा आगे क्या कह रहा है, ये वैल्यूएशन है। अच्छा वैल्यूएशन कौन सी है, आगे मैं पहले पढ़ लूं। एनपीवी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रेजल टेक्निक एज इट कंसिडर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अच्छा सारा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करती है। However, all these investment techniques depend on the quality of the data. If estimates are not based on robust data, यानी कि अगर data reliable नहीं है, then the appraisal may be misleading and sound decisions cannot be reached. ठीक है जी, ये क्या हुआ, इसने नेट प्रेजेंट वैल्यू की जो बात की है, उसने उसको आगे इस्तेमाल किया है डेवलपमेंट में, कि नेट प्रेजेंट वैल्यू का इस्तेमाल क्या है, वो किसी भी प्रोजेक्ट को वैल्यूएट करने में कैसे इस्तेमाल होता है। तो ये बता रहा है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू चूंकि टाइम वैल्यू मैन्यू को कंसिडर करता है, तो ये आ गई ना वैल्यूएशन, वो डेवलपमेंट, या ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, एनपीवी द मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रेजल, तो ये भी क्या कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रेजल टेक्निक, तो ये नेट प्रेजेंट वैल्यू के बारे में बता रहे हैं, तो डेवलपमेंट हो रही है, तो डेवलपमेंट हो रही है, तो इसका मतलब है कि ये क्या है, ये आप नॉलेज को डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, मैं इसको ग्रीन कर देता हूं, डेवलप नॉलेज है, ये एनालिसिस चल रहा है आपका, ठीक है, ये अब हमारी अब हो गई नॉलेज डेवलप हो गई, इसने ना मिक्स करके दिया हुआ, आपको बता रहा हूँ, मतलब एक आंसर दिया हुआ उसमें कभी कहीं नॉलेज होगी, ये कभी कहीं, हमारा काम क्या, हम कर क्या रहे हैं, हमने तो प्रिसाइज आंसर लिखना है, अभी हम 5 मिनट शुरू करेंगे तो आप देखना, हमने हमारा काम है जहां जो कर रहा है उसको देखे कहाँ क्या इस्तेमाल कर रहा है, ताकि आपको एक्जैक्टली पता हो, हमने तो सही आंसर लिखना है ऑर्डर में। अच्छा ये है जी लेवल 2 नॉलेज, ठीक है, यहाँ पर आ गई लेवल 2 नॉलेज, क्यों, डेवलपमेंट में इस्तेमाल किया उसने, ये ग्रीन वाला। अच्छा आगे क्या कह रहा है, however all these investment techniques depend on the quality of the data used. If estimates are not based on robust data, then the appraisal may be misleading and sound decisions cannot be reached. ये क्या कर रहा है, ये क्या बता रहा है, बताएगा मुझे, क्या ये नहीं बता रहा कि नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो प्रोजेक्ट को अप्रेजल करने के लिए शायद सूटेबल नहीं भी हो सकता, अगर उसको उसका डेटा जो है वो एक्यूरेट नहीं है, ठीक है, इसका मतलब है अगर देखा जाए तो वो इनडायरेक्टली आंसर दे रहा है कि शुरू करना है कि नहीं, उसने एनपीवी के बारे में बताया, और बात अच्छा ये अप्रेजल को भी मैंने कलर कर दिया हुआ गलती से, चले खैर कोई बात नहीं। तो ये जो अगली बात इसने की है ना, उसने पहले कहा मैं सपोर्ट करता हूं इन्वेस्टमेंट को, कहा है ना ऊपर येलो में लिखा हुआ है वैल्यूएशन, क्योंकि ये डिस्काउंटेड कैश, क्योंकि डिस्काउंटेड कैश फ्लो ग्रेटर है कैपिटल कॉस्ट से, यानी कि आपने जितनी कॉस्ट
लगाई है, आपकी जो रिटर्न आ रही हैं वो ज्यादा है। बहरहाल ये ऊपर आंसर निकाला है, हम इसको ज्यादा इस पे बात नहीं करते। लेकिन नीचे वो ये भी बता रहा है कि इसमें इश्यूज भी हो सकते हैं, सपोर्ट करता है लेकिन ये, तो इसका मतलब है ये एवेल्यूएशन का ही पार्ट है, ये एवेल्यूएशन का ही पार्ट है कि अगर डेटा सही होगा तो ही आप इस टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं होगा तो नहीं कर सकते। अच्छा आगे चलते हैं। तो अच्छा यहाँ पर मैं इसको एवेल्यूएशन को देख लें तो यहाँ तो लेवल 1 है जो उसने लिखा है ना यहाँ, कौन सी वाला, ये लेवल 1 है, लेवल 1 एवेल्यूएशन है, एक ही लाइन लिखी है उसने, लेवल 1 एवेल्यूएशन। अच्छा नीचे जो है इसने थोड़ा एक्सप्लेन किया उसी को, तो ये लेवल 2 बन गई। लेवल 2 डेवलप हुआ ना कि क्वालिटी ऑफ डेटा का पता नहीं है, क्वालिटी ऑफ डेटा अगर नहीं सही होगा तो डिसीजन जो है ना वो मिसलीडिंग हो जाएगा। तो दो इम्पैक्ट तो बता रहे हो यहाँ, तो लेवल तो इवैल्यूएशन आ गई हमारे पास। अच्छा आगे चलते हैं। आगे है कि DL faces a capacity constraint on future growth. DL faces a capacity constraint on future sales growth as it is operating at close to 90% capacity. ये क्या चीज है, कौन बताएगा, हमने पढ़ा भी है, कोई बता सकता है? नहीं, एप्लीकेशन। वेरी गुड, एप्लीकेशन, बिल्कुल ये एप्लीकेशन पर लिखा हुआ है कि 90% पे पहुंच गए, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा आगे चलते हैं। आगे वो कह रहा है विदाउट इन्वेस्टमेंट sales cannot significantly increase. The computerized production line will enable DL to increase efficiency as it will raise productivity. अच्छा ये आगे चलेगा, मुझे ये बताओ, मुझे उसने क्या है 90% कैपेसिटी पे पहुंच गए हैं, तो उसने आगे जो लिखा विदाउट इन्वेस्टमेंट सेल्स कैन नॉट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज, ये उसने बता दिया। अच्छा ठीक है, नहीं बढ़ सकती, ये भी एक बात ही की है ना, नहीं बढ़ सकती, यानी कि एप्लीकेशन की बात की हुई है अगर हम कहें तो। अच्छा डेवलपमेंट में इस्तेमाल हुआ है, डेवलपमेंट का मतलब क्या है, इम्पैक्ट। तो उसने एप्लीकेशन के बारे में बताया 90% है, और आगे उसने बता दिया कि इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट के बगैर सेल्स नहीं बढ़ सकती। ये क्या है, ये भी एप्लीकेशन ही है ना, उसी के बारे में बता रहा हूँ कि नहीं बढ़ सकती सेल्स क्योंकि 90% पे पहुंच गए। अच्छा इसको हम यही रोकते हैं। अब क्या आगे कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। द कंप्यूटराइज्ड प्रोडक्शन लाइन अगर लगेगी व्हेन एनेबल डीएल टू इंक्रीज एफिशिएंसी, उसने ये क्या फायदा बताया, इंक्रीज एफिशिएंसी। ओके ये जो एफिशिएंसी है ये क्या है, ये लेवल 1 नॉलेज है ना, क्योंकि उसने ये बताया कि कंप्यूटराइज्ड प्रोडक्शन लाइन जो है वो एफिशिएंसी लेकर आएगी। तो एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी वर्ड है नॉलेज फ्रॉम द सिलेबस। आगे अच्छा एफिशिएंसी से क्या होगा, एज इट विल रेज प्रोडक्टिविटी, लेबर प्रोडक्टिविटी, ठीक है, with greater efficiency unit cost will be reduced and this will enable DL to more price competitive and without reducing the profit margin. Therefore DL should make the investment to remain competitive in the market. ये क्या हुआ, ये इसने पूरा चेन ऑफ एनालिसिस बना दिया। क्या किया, पूरा चेन ऑफ एनालिसिस यहां बना दिया उसने, ठीक है। अच्छा अब मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, ये सारा एनालिसिस है पिंक, क्यों, एज से शुरू किया इम्पैक्ट, अब गौर करो, एज इट विल रेज लेबर प्रोडक्टिविटी एक इम्पैक्ट। अच्छा उससे क्या, विद ग्रेटर एफिशिएंसी यूनिट कॉस्ट विल बी रिड्यूस्ड, दूसरा इम्पैक्ट। तीसरा एंड दिस विल एनेबल टीएल टू बी मोर प्राइस कंपैरेटिव, तीसरा इम्पैक्ट, और विदाउट रिड्यूसिंग द प्रॉफिट मार्जिन। तो ये आ गया, ये तीन इम्पैक्ट इसने बता दिए, तो चेन ऑफ एनालिसिस बन गया, ठीक है। और उसने चूंकि जो कंप्यूटराइज प्रोडक्शन लाइन की बात कर रहे हैं तो वो एप्लीकेशन ही है ना, अगर हम बात करें तो। मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ, क्या इसमें कॉन्टेक्स्ट इस्तेमाल हुआ है, बिल्कुल इस्तेमाल हुआ है। कंप्यूटराइज प्रोडक्शन लाइन की बात नहीं हो रही, उसी की बात कर रहे हैं ना कि अभी के उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, लेकिन कंप्यूटराइज प्रोडक्शन लाइन का कहीं जिक्र नहीं था। ऊपर लिखा था प्रोजेक्ट करना है कि नहीं करना, हमने कहा जी क्योंकि प्रोजेक्ट में कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। इसका मतलब है कि ये जो एनालिसिस है ये कौन से लेवल का है, कोई बताएगा? लेवल 2 पहुंच गया ना। लेवल 2 क्या होता है, कहीं पर भी आप क्वेश्चन में चेन ऑफ एनालिसिस बना दें और कॉन्टेक्स्ट में बात कर दें। तो मैं अगर थोड़ा सा इसको चेंज कर दूं
कलर को, ताकि आपको ज्यादा बेहतर पता चल जाए। मैं ना, एक मिनट, मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो कंप्यूटराइज्ड प्रोडक्शन लाइन, ये इसको मैं कर रहा हूँ कि ये एप्लीकेशन है, ठीक है ना, जिक्र हुआ है कि इसके अंदर, और ये जो है टू इंक्रीज एफिशिएंसी, ये है नॉलेज, ठीक है। अच्छा, और ये नॉलेज को मैंने क्या कर दिया, नॉलेज का तो कलर ही और है ना, क्या कलर है, ग्रीन, ये उसने नॉलेज शो की ना एफिशिएंसी क्या होती है। अब आप गौर करो, तो क्या एफिशिएंसी को आगे डेवलप नहीं कर रहा, कर रहा है, ठीक है, और एप्लीकेशन को इस्तेमाल भी कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है।